आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पहला लेक्चर ले रहे हैं हिस्टियोग्राफी पे। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था कि अब जो हिस्ट्री की सीरीज आएगी उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो हिस्ट्री में दोस्तों हमको सबसे पहले हिस्टियोग्राफी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको तुरंत इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, हम क्या क्या समझेंगे हिस्टियोग्राफी में। ये पहला मॉड्यूल है, पहली किताब है, इग्नू किताब है बेसिकली। ये मेरा प्राइमरी सोर्स मैंने बताया था, इग्नू की बुक्स रहेंगी, बाकी और भी जो मेरी नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका होगा जनरलाइजेशन। हम आज जनरलाइजेशन देखेंगे, कल हम कॉजेशन देखेंगे और परसों हम ये दो टॉपिक्स देखेंगे। तो 3 दिन में हम ये खत्म करेंगे। हिस्टियोग्राफी मतलब हिस्टियोग्राफी तो पूरा बकायदा मॉड्यूल है, लेकिन 3 दिन में हम एक किताब को, एक पार्ट को खत्म करेंगे। हिस्टियोग्राफी को पूरा, हिस्टियोग्राफी में आपको पूरा समझ में आ जाएगी। तो अगर जनरलाइजेशन की बात करें दोस्तों, जनरलाइज मतलब क्या होता है इन जनरल। ठीक है, कहते हैं ना कि इन जनरल आपके कितने मार्क्स आएंगे। आपने सारे पेपर दे दिए, 5 पेपर दे दिए आपने, 500 का पेपर है। ठीक है, हर पेपर 100 का है तो टोटल 500 हो गया। पूछते कि इन जनरल आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो आप बताते हैं कि हाँ उसमें मैंने क्या लिखा, उसके मैंने उस हिसाब से पूरा एनालाइज करके आप बोलते हैं हाँ 500 में 300, 350। तो जनरलाइजेशन दोस्तों वही है। अगर हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो आपने पूरा डेटा इकट्ठा किया, सब कुछ पढ़ा, सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए, फिर उसको जनरलाइज करोगे ना। देखो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री अनसर्टेन है। आप जब भी अपने आंसर को लिखेंगे तो आप अपने आंसर को कभी श्योर शॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप कोट करते हुए लिखेंगे कि इस किताब में ऐसा लिखा था, या फिर वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। ये हो सकता है, ये क्योंकि हिस्ट्री अनसर्टेन है। हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने जो लिखा है उनमें भी अलग अलग व्यूज हैं। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ, क्योंकि दोस्तों पहले वहां पे कैमरा नहीं था तो हम बता नहीं सकते। आज सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आज सब जगह टेक्निकल एज में कैमरा है। उस समय थोड़ी ना। तो 2000 साल पहले क्या कैमरा था, या 500 साल पहले क्या अकबर व्हाट्सएप करते थे? नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री जो है ना बहुत अनसर्टेन है, आप समझ रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम हिस्ट्री कैसे लिखते हैं? हम हिस्ट्री ऐसे लिखते हैं दोस्तों कि पहले तो हम अपने सोर्सेस को स्टडी करते हैं। उसमें से जैसे बहुत सारे कवि हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिखा है, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है, उसको हम हटा देते हैं। जो रेलेवेंट चीजें वो ले लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों और भी हिस्टोरियंस लिखते हैं। तो जो एक कॉमन आपका मतलब एक एग्रीमेंट होता है ना, एक कॉमन चीजें होती हैं कि इस हिस्टोरियन ने भी यही लिखा, इस हिस्टोरियन ने भी यही लिखा, उस कॉमन चीज को हम लेते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे हिस्ट्री जो है ना वो लिखी जाती है। तो उसमें हिस्टियोग्राफी मतलब यही है कि हिस्ट्री को कैसे आप लिख रहे हैं, कैसे आप हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे? तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन है लिंकेज ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स इन टाइम और स्पेस विद ईच अदर। आपके पास फैक्ट्स है, आपके पास सारी चीजें जो आपको चाहिए, आप उसको लिंक करिए। कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। आप समझ रहे हैं? यहां पे एक तरीके से ये रिलेशनशिप है बिटवीन दी फेनोमेना। एक फेनोमेना हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है, वर्ल्ड वॉर 1 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिलेटेड है। वो सब आपको पता चलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। यही है जनरलाइजेशन। ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन है जो आपके कॉजेशन मोटिवेशन को एक्सप्लेन करेगा। मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है, कोई भी इवेंट का कॉज क्या था, मोटिवेशन क्या था, इंपैक्ट क्या हुआ। आप समझ रहे हैं? अब इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर जनरलाइजेशन की बात करें। सबसे पहले होता है क्लासिफाई। ठीक है भैया, अपने फैक्ट्स और डेटा को सबसे पहले तो क्लासिफाई करोगे ना। और दूसरा होता है आपका कंपेयर। कंपेयर करो। एक बार आपके पास फैक्ट्स और डेटा आ गए, उसके बाद आप कंपेयर करना शुरू करो। सिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है। जैसे मान लो कि इंडिया नेशनल मूवमेंट चल रहा है, भाई इंडिया में थोड़ी ना नेशनल मूवमेंट हुए। इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत जगह हुए, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट नहीं मतलब नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में नेशनल मूवमेंट हुए। ठीक है, बहुत जगह, एक सिर्फ भारत में हुआ नहीं, टर्की में हुआ नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों हम कंपेयर करते हैं। तख्ता पलट एक देश में नहीं हुए, बहुत सारे देशों में हुए तख्ता पलट। कंपेयर करते हुए चलिए, पहले फैक्ट्स इकट्ठा करिए फिर कंपेयर करिए।
ऐसे हम जनरलाइजेशन जो है वो करते हैं, ऐसे राइटर्स जो है वो हिस्ट्री लिखता है। आप समझ गए। दूसरा दोस्तों, कितने तरीके के जनरलाइजेशन होते हैं। एक तो होता है आपका दोस्तों लो लेवल। देखिए लो लेवल जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि क्लासिफिकेशन होता है खाली इसमें, ठीक है। अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो लो लेवल में हम क्लासिफाई करते हैं। आप समझ रहे हैं, एक फैक्ट हो गया, एक इवेंट हो गया, उसको खाली क्लासिफाई करो। समझ रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक फैक्ट हो गया, कोई रिलीजन का फैक्ट हो गया, सोसाइटी का फैक्ट हो गया, क्लासिफाई कर लो। फिर आता है आपका मिडिल लेवल। एक बार आपने क्लासिफाई कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब हिस्टोरियंस जो हैं इन फैक्ट्स में रिलेशंस क्या है, कनेक्शन क्या है, ये बताने की कोशिश करेगा। जैसे पंजाब में पेजेंट मूवमेंट हुआ 1929 से लेकर 1937 तक, तो इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ढूंढेगा। मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, अब इससे पहले क्या हुआ था भाई, वर्ल्ड वॉर 1 की जो नींव थी वो अगर आप देखें तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रख दी गई थी, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंपैक्टेड था। तो ये सब कुछ एक कनेक्टेड है। ये विदाउट हिस्टोग्राफी, विदाउट इंटरकनेक्शन आपको पता चलेगा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है ये पता लगाया जाएगा। फिर आता है आपका वाइड, ये सबसे बड़ा कनेक्शन होता है। वाइड तो हम पूरे सोसाइटी को ही, एक बार आपने कनेक्शन को मतलब मिडिल लेवल पे आप आए, वाइड में मतलब हम बहुत बड़े कनेक्शंस को, सिग्निफिकेंट कनेक्शन जो होते हैं ना, जो सोसाइटी को बांध के रखते हैं। सोसाइटी मतलब क्या हुआ, हम वाइड टाइप ऑफ जनरलाइजेशन में हम सोसाइटी के हर पहलू को देखते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल लिंकेज जो होता है। समझ रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली और इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से लिंक है, और एक पूरे एरा को देखते हैं, जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। आप समझ रहे हैं, तो ये चीज है। रिलीजियस एक्सपेक्ट, पहले सब धर्म पूरा रिलीजन का चलता था, तो हम उस पूरे एरा को स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं वाइड फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन। आप समझ रहे हैं, फ्यूडलिज्म, कॉलोनिज्म, ये सब। इसमें हम सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस को भी पढ़ते हैं। बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने बहुत कुछ लिखा है। मैक्स वेबर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, इमैनुअल वॉलस्टीन हो गए, भारत की बात करें आर एस शर्मा हो गए, रोमिला थापर हो गई। उन्होंने वाइड जनरलाइजेशन किया है, ठीक है। और फिर आपका आता है मेटा हिस्ट्री। मेटा मतलब देखिए कुछ चीजें ना हिस्ट्री से थोड़ा हटके होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली फिलोसॉफिकल है ना। तो यहां पे हीगल हो गए और स्पेंगलर हो गए, ये सब आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे हम जनरलाइज करते हैं, ऐसे जो है वो डेटा को मतलब हिस्ट्री को लिखा जाता है। आप समझ रहे हैं, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज इनएविटेबल। जनरलाइजेशन को आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो अगला हिस्ट्री पढ़ने वाला है या जो आप पढ़ रहे हैं वो इसी जनरलाइजेशन के ही थ्रू तो पढ़ रहे हैं। हर हिस्टोरियन जनरलाइज करता है, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। जनरलाइजेशन से क्या होता है कि एक थ्योरी आ जाती है, एक डेटा आ गया आपके सामने, फिर वो एक हिस्टोरियन उसको पढ़ेगा, फिर उसको वो उसके लिए वो डेटा, दूसरा डेटा जो अपनी थ्योरी वो देना चाहता है, वो डेटा वो मतलब गैदर करेगा, और उसके बाद उसकी थीसिस आएगी, उसकी थ्योरी आएगी, और दोनों थ्योरी को फिर हम कंपेयर करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेगी। समझ रहे कि नहीं आप? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन, समझ रहे हैं। यहां पे ऑपोजिट व्यूज भी होते हैं। ऑपोजिट व्यूज खुद में ही जनरलाइजेशन है एक, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है जनरलाइजेशन, लेकिन बड़ा मजा आता है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे जनरलाइज करते हैं? सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन की बात करें तो हर हिस्टोरियन सिलेक्ट तो करेगा ही करेगा कि उसको क्या, अरे यार ये ऐसे लिख दे, क्या जनरलाइज करना है, लेकिन वो करता कैसे है, ठीक है। फैक्ट्स का सवाल नहीं है, फैक्ट्स तो हिस्टोरियंस के पास होते ही हैं, लेकिन फैक्ट्स को कहां कहां से उठाता है। एक्चुअली फैक्ट्स भी एक तरीके का जनरलाइजेशन है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हम क्या, अगर हम मान लीजिए कि वो हम कैसे पता लगाते हैं कि एग्रीकल्चर इस समय शुरू हुआ, कार्बन डेटिंग से, साइंस का भी सहारा लेते हैं। फिर उसके बाद जो रॉक में जो हम देखते हैं, गुफाओं में जो पेंटिंग्स है, भारत में भीमबेटका में जो केव्स में बनाया है वो अभी तक आपको मिलेगा।
आप समझ रहे हैं, वो मिटता तो है नहीं कभी, उससे हम पता लगाते हैं। वो भी एक तरीके का जनरलाइजेशन ही है अगर आप बात करते हैं। आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो होता है सिलेक्शन, फिर होता है आपका अरेंजमेंट। एक बार आपने सिलेक्ट किया, आप अरेंजमेंट में दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है अपने फैक्ट्स को, ठीक है। इसमें आप अपने फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसका कॉज क्या है, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, एनालिसिस होगा ना पूरा का पूरा। और एनालिसिस जो है वो बेसिक है हिस्ट्री का, ठीक है। फिर आपका इसी अरेंजमेंट में ही आप बहुत सारा डेटा उठाएंगे, सेंसस स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्वेज ऑफ पेजेंट्स उठाएंगे, ये सारी चीजें उठाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड आपका आता है कंपाइलेशन। जब ये सब कुछ हो गया, कंपाइल कर दो उठा के। उसके बाद रोल क्या होता है, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्शंस बता देता हूं। एक्चुअली ऑब्जेक्शंस की शायद पीपीटी मिस हो गई है। देखिए ऑब्जेक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जनरलाइजेशन में ऑब्जेक्शन भी है। कई बार हिस्टोरियन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अफ्रीका में क्या था, अफ्रीका में भयानक तरीके से कॉलोनाइजेशन था, ठीक है, और बहुत सारे देशों में तख्ता पलट भी हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भारत में भी तख्ता पलट हुआ। एक देश में अगर कोई चीज हो रही है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश में भी हो। आप समझ रहे हैं, ये जनरलाइजेशन का एक ड्रॉबैक है। अगर मान लो कि एक कोई देश जो है वो मार्क्सिज्म है या कम्युनिज्म है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर देश कम्युनिस्ट हो। समझ रहे हैं। यहां पे दोस्तों बताया जाता है कि एवरी इवेंट इज यूनिक। हर एक इवेंट, जैसे हर एटम अलग है ना, हर एक इवेंट अलग है और उसकी एक इंडिविजुअलिटी है। सोसाइटी में मतलब यहां पे नो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिल्कुल साथ में नहीं है। जैसे मान लो सोसाइटी में हर एक इंसान अलग अलग है, ऐसे ही हर फैक्ट्स अलग अलग है। लेकिन जनरलाइजेशन में हम हर एक फैक्ट्स को एक तरीके से देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है। ऐसा जरूरी तो है नहीं, यूनिफॉर्मिटी हर जगह चलती नहीं है। भारत का नेशनल मूवमेंट अलग है, अमेरिका का जो नेशनल मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो अलग था, इटली का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अलग था। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जैसा, अगर मान लो एक देश का अगर कुछ ढांचा हो तो दूसरे देश का ही ढांचा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्शंस दिए जाते हैं ये काफी अनसाइंटिफिक है। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो जनरलाइजेशन जो है उसको बहुत अच्छे से और बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रेजेंट किया जाए। देखिए जनरलाइजेशन का हिस्ट्री का मतलब क्या है, इसी जनरलाइजेशंस की वजह से डिबेट्स होती हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस जो है वो अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हिस्टोरियंस अपने अपने व्यूज रखते हैं कि मान लीजिए कि अकबर का या नहीं औरंगजेब की बात करते हैं। अब औरंगजेब की, देखिए औरंगजेब की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ आपको औरंगजेब को दिखता है कि उसका बड़ा कट्टर स्वरूप। याद रखिएगा कि हिस्ट्री में अगर आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये जो प्रोपागेंडा चलाया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज का, इससे बिल्कुल दूर रहें। एज एन हिस्ट्री स्टूडेंट या एज अ पर्सन भी आपको बहुत ही ज्यादा आपको एक एक पहलू देख के चलना है। तो औरंगजेब, मान लिया औरंगजेब का एग्जांपल लेता है। औरंगजेब तो बहुत कट्टर था, बिल्कुल सही बात है, बहुत कट्टर था वो। उसने मंदिर तोड़वाया। वो हिंदुओं के लिए, अगर एक बात बताए तो हिंदुओं के लिए काल बन के आया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं, अगर उसका दूसरा पहलू देखें, कुछ हिस्टोरियंस आपको ये बोलेंगे कि जो औरंगजेब था उसके पास कोई चारा ही नहीं था। अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह को राजा बनाया जाता तो दारा शिकोह बहुत ही वीक रूलर होता। औरंगजेब को अपना साम्राज्य बचाने के लिए जो करना पड़ा उसने किया। साथ ही साथ औरंगजेब ने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से इतने ज्यादा एहसान ले लिए थे कि उसको चुकाना पड़ा, वो उनके हाथों में था। औरंगजेब ने बाद में तो बोला ही था ना, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, बाद में उसने रियलाइज किया कि मैंने गलती की। तो हिस्ट्री को देखने के हमेशा, तो ये सब जनरलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। हमेशा दो पहलू होते हैं हिस्ट्री को देखने के, है ना, और दो पहलू ही हमेशा से लेकर आपको चलना है। तो अब ये देखिए डिबेट है, और ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट है। इसी से ही तो कंस्ट्रक्टिव व्यूज आएंगे, और हम जितना ज्यादा हिस्ट्री जानेंगे उतना अच्छा हमारे लिए। समझ रहे हैं। हिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या हुआ है। अगर आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री नहीं जानते, आपको पता है, तो फिर बेकार है। आप समझ रहे हैं। तो जनरलाइजेशन जो है वो ओपनली डिबेटेड होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आती है जनरलाइजेशन के साथ कि किस तरीके का जनरलाइजेशन है, व्हाट काइंड इट इज, वैलिडिटी कितनी है, ट्रुथ कितनी है। मान लीजिए किसी, कई बार क्या होता है कि जो हिस्टोरियंस है थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लिख देता है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा।
अब हम रोल की तरफ आ जाते हैं। रोल क्या है? सबसे पहले तो ये हिस्टोरियंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। अरे फैक्ट्स आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व, ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बार ये सब कुछ जनरलाइजेशन हो गया, कंपाइलेशन हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अगली जो रिसर्च है आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं, अब आप इंडिया के नेशनल मूवमेंट पे या गांधी जी पे पीएचडी कर रहे हैं। अब अगर गांधी जी भी पीएचडी करेंगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही एकदम डीप में जाके डेटा को सर्च करना पड़ेगा। डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, कितनी सारी किताबें हैं, बहुत ही बढ़िया किताबें हैं, पढ़िए आप उन्हें, जनरलाइज्ड फॉर्म में है, पढ़िए आप उन्हें। हिस्टोरियंस का परसेप्शन और अच्छे से इंप्रूव होता है। उसका जो क्या कहते हैं कि जो उसकी क्या कहते हैं यार उसको, मैं मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका जो और ब्रॉड होता है, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना, वो और अच्छे से चीजों को देखता है, हर तरफ से चीजों को देखता है, ठीक है। उसकी एबिलिटी बढ़ती है क्योंकि अब उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, एनालाइज करने में तो काम आता ही आता है, ठीक है। इन्फेरेंसेस, एक इवेंट से दूसरा लिंक, दूसरा इवेंट कैसे कनेक्टेड है, तो एनालाइज इंटरप्रेट करने में काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो नए नए फैक्ट्स आपको जानने को मिलते हैं। एक बार जनरलाइजेशन हुआ, आपको नए फैक्ट मिले, दूसरी बार हुआ, दूसरा कुछ नया लिखा गया, नए फैक्ट्स मिले। भाई आज भी अगर हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी फेज की, भारत के रेवोल्यूशनरी फेज की, तो आज भी नई नई डेवलपमेंट होती रहती हैं, है ना। आज भी शशि थरूर किताब लिखेंगे हिंदुइज्म पे। तो कहने का मतलब यह है कि नई नई डेवलपमेंट, जनरलाइजेशन से हमको बहुत कुछ पता चलता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद नए नए कनेक्शन सामने आते हैं। हिस्टोरियंस इट हेल्प्स हिस्टोरियंस टू एस्टैब्लिश न्यू कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड नोन फैक्ट्स। पुराना क्या है, नया क्या है, नए नए, और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर दोस्तों टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरियंस कॉन्स्टेंटली अपने आप को टेस्ट कर रहा है ना। जैसे मान लो कि रोमिला थापर ने कुछ लिखा, रोमिला थापर ने अशोक के बारे में, उनका बहुत अच्छा मौर्यन एम्पायर के बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ लिखा, ठीक है। अब कोई और हिस्टोरियन आया, है ना, सतीश चंद्रा है, आप सतीश चंद्रा को देखिए, सतीश चंद्रा है, उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी है, उन्होंने भी अशोक के बारे में लिखा है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पे रोमिला थापर इसको टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। वो लगातार टेस्ट कर सकती हैं कि क्या कितना जो फैक्ट है वो ऑथेंटिक है, ठीक है ना। वो टेस्ट कर सकती हैं कि कौन से फैक्ट्स जो हैं, जो नए फैक्ट है, उनकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई आपने कुछ बोला, हो सकता है आपको अपोज करने वाले बहुत है, फैक्ट्स के साथ है, अगर फैक्ट्स के साथ आ रहा है तो वेलकम करिए। यानी कि देखिए, याद रखिएगा कि अपोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका बुरा चाह रहा है। कभी कभी हर कोई इंसान गलती करता है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो उसको सही करना पड़ेगा ना। आप दिन को रात तो बोलेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा ना कि नहीं नहीं दिन है, रात नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही सही है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पे कॉन्स्टेंटली हिस्टोरियन अपने आप को टेस्ट करता रहता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कोई फैक्ट मिस हो गया या कुछ ने फैक्ट गलत बोल दिया या शायद सही नहीं, वो बहुत प्रॉपर रिसर्च नहीं, तो अगली जब थ्योरी आएगी हो सकता है उसमें बहुत अच्छे से वो समझाया गया, तो लगातार अपने आप को टेस्ट करता रहता है, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेश इशू, लगातार फ्रेश इशू सामने आते रहते हैं। भाई ये तो देखिए, जनरलाइजेशन तो ना वो लगातार अरेंजमेंट होता है, कंपाइलेशन होता है, अलग अलग हिस्टोरियंस अपने हिसाब से करता है, तो नए नए फैक्ट्स सामने आते रहते हैं, ठीक है। एस्से, ट्यूटोरियल, रिसर्च पेपर और बुक, इन्हीं जनरलाइजेशन की वजह से आप मेंस के पेपर लिख पा रहे हैं, है कि नहीं। जनरलाइजेशन ये रिसर्च को बताता है कि तुम पढ़ क्या रहे हो, रियलाइज करो क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद दोस्तों सोर्सेस ऑफ जनरलाइजेशन क्या होते हैं। भाई विदाउट सोर्सेस तो आपका सब बेकार है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंडिया के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, या अगर आप मेडिवियल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो कोर्ट पोएट्स थे आप उनके जो सोर्सेज है उनको देखेंगे। अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, एन अकबरी पढ़ेंगे। के बारे में पढ़ रहे हैं, बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसने अपनी बायोग्राफी लिखी थी। सोर्सेस तो आपको लेने ही पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस राइटिंग्स हैं वो हमारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सोशल साइंसेज जो होती हैं वो आपका सोर्सेज होते हैं। सोशल साइंसेज मतलब क्या हुआ, सोसाइटी,
पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, मेडिवियल हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, ये सब सोशियोलॉजी है। 50 साल में क्या हुआ, अगर आप अभी रिसर्च कर रहे हो तो पिछले 50 साल 100 साल में क्या हुआ है, वॉर, डिप्लोमेसी, ये सब आपकी सोशल साइंसेस के अंदर आती है। ठीक है, ये सब आपके सोर्सेज हो गए। डेटा इकट्ठा करेंगे, सरकारी डेटा इकट्ठा करेंगे, थ्योरीज हो गई। अगर आप अभी सोसाइटी के बारे में, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री लिख रहे हैं नक्सल पे, मान लीजिए आपका नक्सल पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, नक्सल मूवमेंट पे आप लिख रहे हैं, तो नक्सल मूवमेंट से पहले आपको समझना पड़ेगा मार्क्सिज्म क्या है। कार्ल मार्क्स की आप थ्योरी समझिए, आपको माओ जेडोंग की थ्योरी समझनी पड़ेगी, माओइज्म जो होता है, समझ रहे हैं। अगर आप कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, भारत के कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। भारत में कैसा डांस फॉर्म, कैसे डांस किए जाते थे, कितने डांस फॉर्म थे, संगीत के बारे में आप कितने डाइवर्स है, लैंग्वेजेस कितनी ज्यादा हमारे यहां बोली जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। थ्योरीज हैं। सोसाइटी के सोशियोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं तो आपको मैक्स वेबर को पढ़ना पड़ेगा, एमिली डुर्कहाइम को पढ़ना पड़ेगा, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ना पड़ेगा, मर्टन को पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, जो थ्योरीज हैं। फिर प्रेजेंट स्टडीज, ठीक है, प्रेजेंट स्टडीज दोस्तों, इसमें बेसिकली जैसे अभी जो आजादी के बाद हमने बहुत सारी चीजें की, अब उसमें जैसे मान लीजिए कि अगर आप कास्टिज्म ले लें, अब आप बोलेंगे कि कास्टिज्म तो चली गई, लेकिन एक्चुअली में नहीं गई। आप गांव में जाइए, अभी भी कास्टिज्म फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंट स्टडी है। प्रेजेंट डेटा क्या कहता है, आप तो सर्वे होते हैं, सर्वे क्या कहता है। फिर कभी कभी नेचुरली, देखिए क्या होता है ना, कभी कुछ कॉमन सेंस भी होता है। हिस्ट्री में ये है ना, जब आप ओल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान के जब आप बारे में पढ़ेंगे, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बरदाई ने उसमें कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बताई हैं जो बहुत ही सही नहीं लगती हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हिस्टोरियन जो है उसको डिस्कार्ड करते हैं। जो हमको रेलेवेंट है, जो बिल्कुल कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे बाबर के बारे में कुछ बताया बिल्कुल इररिलेवेंट है ना, शेरशाह सूरी के बारे में या फिर तुगलक के बारे में कुछ बहुत ही अजीब सा लगता है, वो बिल्कुल सच ही नहीं लगता है ना। तो यहां पे दोस्तों हमको इररिलेवेंट चीजों को बिल्कुल डिस्कार्ड करना है। कभी कभी राइटर अपना कॉमन सेंस भी यूज करता है। मान लीजिए कि अगर उसको कोई पॉपुलर डेटा, अगर डेटा नहीं मिल रहा है ना, और बहुत ही क्योटिक कंडीशन है, तो आपका कॉमन सेंस कहेगा ही ना कि ये वॉर हुआ ही होगा, 99% वॉर हुआ होगा। एक्सपीरियंस भी आपका बहुत काम करता है। एक्सपीरियंस भी एक इंपॉर्टेंट आपका सोर्स है। कभी कभी हम एक्सपीरियंस के थ्रू भी, पॉलिटिकल पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, वो भी हमारे सोर्स बन जाते हैं। फिर आपका डेटा कलेक्शन, तो यही डेटा तो आपको कलेक्ट ही करना है ना। हिस्टोरियन इज लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड, हमेशा उसको जानते रहना है, हमेशा जानना है उसको। हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, हम कैसे जनरलाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हैबिट एक्वायर करिए कि नई नई चीजें जानने के लिए। अगर आप एक हिस्टोरियन है, एक रिसर्चर है, तो आपको तो नई नई चीजें जाननी ही पड़ेगी। ठीक है, नए नए आइडियाज आपको लेने पड़ेंगे, नई नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई में है ना, तो आपको इससे आपको कोई मुक्ति नहीं है, और ये बहुत अच्छा है। पढ़ाई को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए। लैंग्वेज हिस्टोरियन का टूल होता है। जितना ज्यादा क्लियर लैंग्वेज आप यूज करेंगे उतना अच्छा होगा, राइटिंग में और थिंकिंग में। समझ रहे हैं। एग्जामिनेशन करिए, जो आपने डेटा इकट्ठा किया उसका एग्जामिनेशन करिए। ठीक है, नए नए आइडियाज, क्रिटिकल आइडियाज आप डेवलप करिए। पिछला जनरलाइजेशन कैसा हुआ है वो आप देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने किताबें लिखी हैं। ठीक है, वो आप देखिए पिछला कैसा हुआ है जनरलाइजेशन। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, उनका जनरलाइजेशन आप देखिए। ग्रीक एम्पायर को जो वॉर हुए थे उस समय, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। आप समझ रहे हैं। तो ये सब आपको लगातार करना पड़ेगा। बेटर नॉलेज जो है वो आपको लगातार गेन करनी पड़ेगी। ये लेक्चर था दोस्तों जनरलाइजेशन पे। अब ये तो मैंने आपको पहला मॉड्यूल बता दिया। हिस्टोग्राफी का पहला जो स्टेप होता है वो जनरलाइजेशन होता है। अब अगले में हम देखेंगे कॉजेशन, ये क्या होता है। तो पहले मॉड्यूल में हम सिर्फ हिस्टोग्राफी को समझेंगे। हिस्टोग्राफी का पहला स्टेप जनरलाइजेशन, दूसरा कॉजेशन। तो वो हम कल बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।